नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। चुनावी खबरों के इस खास बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश में स्वागत है आप सभी का। इस बुलेटिन में हम हर रोज चुनाव की महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ किसी राजनीतिक धुरंधर से बात करते हैं, लेकिन आज हम लेकर आए हैं स्पेशल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह 2023 की तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये खास कार्यक्रम, एक दिन सीएम भूपेश के साथ। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभाओं में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज हम दिन भर सीएम भूपेश बघेल के साथ रहेंगे और जानेंगे किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, किस तरीके से जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन के लोगों से भी मुलाकात करते हैं। आइए चलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ। आज आपके यहाँ आए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, और अभी हम पहुंच चुके हैं कवर्धा विधानसभा के ग्राम जिला, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सीधे तौर पर जो हितग्राही है उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अभी सुन सकते हैं कि वो जो गोधन न्याय योजना के हितग्राही से चर्चा कर रहे हैं कि वो उनको जो है कितनी राशि जो है अभी तक मिली है। और आप दूसरी ओर देखिए, जो हितग्राही है वो लगातार एक मांग भी कर रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है दिया जाए। इससे पहले भी जो हमने देखा कि एक महिला ने जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल की मांग की है। तो ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तरों में जो है स्कूल और जो बैंक वो सबसे ज्यादा डिमांड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं से जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे, और एक महिला जो है वो जो है मुख्यमंत्री से चर्चा करने जाते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से जो सीधी बातचीत जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एक ग्रामीण महिला के बीच हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके से सीधी बातचीत करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, जो कामकाज है वो होता है। और ये आप देखिए, सुनिए महिला क्या कह रही है। पिछले साल 514 कुंटल, और अभी भी 1300 कुंटल है। अभी का बच्चा है 90 अभी। तो आप देखिए इधर की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं दूसरी ओर, और ये जानना चाह रहे हैं कि कितना जो है गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि एक और जनता है और दूसरी ओर जो है जिले के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब भी कोई कमियां लगती हैं तो सीधे तौर पर जो है अधिकारियों से चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लोग जो है संतुष्ट होते हैं। जल्दी करवा दीजिए, आलू लगाएंगे। अच्छा, लगाओ, नहीं करा दो भाई। तो यहाँ गरम भोजन देते लेकर गरम भोजन जोरदार ताली बजाओ भाई। भाई लेकर हमारा सुपोषित होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कवर्धा विधानसभा पहुंचे हुए हैं, और अभी हम जो है सहसपुर लोहारा में हैं, जहां पर मोहन साहू के घर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहन साहू के घर में जो है वो लंच कर रहे हैं। खाना भी जो है बहुत सादा और सिंपल, जो उनके आप सब देख सकते हैं प्रभारी मंत्री सिंहदेव जी भी, और जो यहाँ के विधायक है मोहम्मद अकबर हैं वो जो है। और खाने में आप देख सकते हैं कि बहुत जो सामान्य जो खाना है वो
वो जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है मोहन साहू जो यहाँ के निवासी हैं उनके घर है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये पूरा शेड्यूल जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रहता है कि वो कोई वीआईपी खाना या होटल से खाना वो जो है वो नहीं खाते, बल्कि जो है जो कोई किसान है, कोई मजदूर है, उनके यहाँ वो जो है खाना खाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोहन साहू के यहाँ खाना खाएं। उसके बाद खाना खाने के बाद आप देख सकते हैं कि एक जो छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है कि आप जिसके यहाँ भी खाना खाएंगे उसके बाद फिर वहाँ के घर के लोगों को जो है एक उपहार जो है छोटा सा देते हैं। तो जो घर की महिलाएं हैं, जो घर के पुरुषों, सभी लोगों को जो है उपहार दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक छोटी बच्ची है, उसको ये गिफ्ट दिया जा रहा है। परिवार के सदस्यों से भी चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री उनके घर आए थे और कैसे लगा। मोहन जी, मुख्यमंत्री जी आए थे आपके यहाँ, कैसे लगा आपको? अच्छा लगा सर। कौन पूर्व जमाना के मतलब संजोग लगी, इस मुलाकात हुई, अच्छा लगी इस मुलाकात। अच्छा लगी। खाना कौन बना रही से? खाना मैं खुद घर में बना रहा हूँ। अच्छा, दोनों भाई हो? हाँ। क्या बना रहे हो खाना में? पूरा रसोई पूरा बना रहे हैं सर। अच्छा, सब्जी बना रहे हैं, लाल भाजी, चौलाई भाजी और घूमी भाजी, रोटी। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है मोहन साहू के यहाँ लंच किए, उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारियां की गई थी और मोहन जी ने बताया कि उनके लिए बहुत ये सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे थे, उनके बनाए हुए खाना को जो है वो खाए हैं। माफी हुई तो 1,72,000। वहाँ स्कूल कैसे बने तुम्हारा? Sir, school is very good and sir, my school name is Swami Atmanand Government English Medium School and the school is very good and teacher are also very excellent and they teach us very well. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी पहुंच चुके हैं सहसपुर लोहारा, जहां पर देख सकते हैं कि लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री अकबर और जो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आप दूसरी ओर देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ पहुंची हुई है जनता जनार्दन की, और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपनी योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का एक जो है गिफ्ट की मुख्यमंत्री को देने के लिए लाए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है हंसी ठिठोली भी करते हैं, जो है एक और अलग ही माहौल रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है। पिछले वाले मैंने चुनाव साल में बोना था, 3 साल को भाजपा का तो देखते हैं आपने 15 लाख रुपया ही नहीं करे थे आपने। अभी हम पहुंच चुके हैं कवर्धा विधानसभा के पीजी कॉलेज में, जहां पर आदिवासी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात की मुख्यमंत्री जहां पे जाते हैं उसी के वेशभूषा में जो है नजर आते हैं। हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुछ देर पहले ही आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने जो अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा है वो उन्होंने पहनाया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहजता से काफी समय से भी पहने हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम वो चल रहे हैं। इसी तरह से जब वो कवर्धा पहुंचे तो IBC 24 की टीम भी उनके साथ पूरे दिन रही और इसी का हिस्सा लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जब वो कवर्धा पहुंचे तो किन किन कार्यक्रमों में शामिल हुए। अब आगे के हिस्से को देखिए।
तो आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झलमला और सहसपुर लोहारा के बाद अब सर्किट हाउस पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने विभिन्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, उनसे मुलाकात की है। और रात के लगभग 8 बज चुके हैं और लगातार उनका ये रूटीन हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से चल रहा है। लगभग 35 से ज्यादा विधानसभा कंप्लीट कर चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। बघेल जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि भेंट मुलाकात आप कर रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह मिल रहा है, आप फीडबैक भी ले रहे हैं और मैं कई जगहों पर देख रहा था कि मैच होता है तो लोग तालियां पीटते हैं। तो मैं पहली बार ऐसा देखा कि कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं तो ताली पीट रहे हैं और वो ताली बहुत सकारात्मक ताली है, तो उसको कैसे देखें आप? देखिए, ये एक लगाव सा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, सब में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है जब से हमारी सरकार बनी है। उसका कारण यही है कि हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। लोगों के पास आय भी बढ़ा है, शिक्षा की व्यवस्था की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, तो जीवन बड़ा आसान हुआ है। तो इसलिए ये लगता, हर आदमी को लगता है कि सरकार हमारी सरकार है। सर, मैं देख रहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा तो सरकार काम कर ही रही है, राजस्व के मामले बहुत आए और कई ऐसे राजस्व के मामले आए जिसपे डिस्प्यूट है, कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन न्याय आपसे चाह रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि आपने 3 न्याय दे चुका है, किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये डिस्प्यूट भी आप ही हल करें? देखिए, राजस्व के प्रकरण आते हैं और कल ही हमने एसपी कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक किया, उसमें भी निर्देशित किया कि सबके लिए टाइम लाइन है और जो नहीं कर रहे हैं समय सीमा पे उसके खिलाफ कार्रवाई भी एक्शन भी ले रहे हैं। तो उससे एक लोगों को विश्वास बढ़ा है, तो लोग चाहते हैं कि ये समस्या भी इसी मंच के बंटवारा, जबकि वो जानते हैं कि उसके पिताजी लोग 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके भी अब नाती पंथी सब हो गया है। तो जब तक कि वो सबकी सहमति नहीं बनेगी वो बंटवारा नहीं हो पाएगा, वो जानता है, फिर भी वो बोलने आए थे। सर, एक ये सवाल था कि आपने 36 वादे किए थे, 36 वादे में आपके अनुसार कितने वादे पूरे हो गए अभी? अधिकांश वादे हमने, जो प्रमुख लोगों की जो डिमांड थी वो सारे वादे हमने पूरा किया है। सर, मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि 2018 में कांग्रेस से गलती हो गई थी ये शराबबंदी का मुद्दा उसमें शामिल करने का? क्योंकि आप भी कई बार कह चुके हैं कि शराबबंदी मतलब को करना बहुत चुनौती भरा होगा। जैसे आपने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जैसे नोटबंदी नहीं कर सकते, जीएसटी जैसे फैसले नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन यही है कि क्या लगता है कि पॉलिटिकल आपने विपक्ष को एक मौका दिया है और ये लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि जो शराब है, शराब का नशा जो है एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को जब तक के समाज के लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक के संभव नहीं है। आप गुजरात में देखें, शराबबंदी है लेकिन ऐसे कोई शराब, कोई ब्रांड नहीं है जो ना मिलती हो। सही कह रहे हैं आप। अब बिहार में भी किया है, लोग रोज मतलब हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में खबर आ जाती है कि नकली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, हम शराबबंदी करना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये सामाजिक बुराई है, परिवार इससे, कितने परिवार इससे तबाह हो गए हैं। लेकिन इसे एकदम से कड़ाई करके आप करोगे तो फिर दूसरा डर ये है कि दूसरे नशे की तरफ न जाए। अभी अब मुद्रा पोर्ट में जो शराब मतलब जो ड्रग्स आए हैं वो कहाँ कहाँ जा रहा है, उपयोग तो हो रहा है ना। तो यदि ऐसे हम एक नशा बंद करें और दूसरा नशा शुरू हो जाए और वो ज़्यादा खतरनाक हो तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इसके लिए 2 साल हमारा कोरोना में खराब हुआ। यदि उस समय हमको समय मिलता तो निश्चित रूप से उसको समाज के बीच में जाते, चर्चा करते, किस प्रकार से लागू करना है, वो सारी बातें होती। अब जैसे 85 जो ब्लॉक है हमारे, अब वो ट्राइबल ब्लॉक है, तो ट्राइबल ब्लॉक में जब तक कि ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी आप वहाँ कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें करने के लिए समय चाहिए जी। ये बिल्कुल होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्षधर हूँ और हमने सोच समझ के लागू किया था, लेकिन तब ये पता नहीं था कि ये कोरोना आएगा हमारे 2-2 साल बर्बाद करेगा। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ और यदि सामाजिक वातावरण बने तो उसको लागू किया जा सकता।
सर एक सवाल है कि 2018 में कांग्रेस ने किसानों का एक बड़ा मुद्दा बनाया और जिसके कारण आपको 68 सीटें आपकी आई। 2023 के लिए सर क्या रोड मैप है? ठीक है, किसान 2018 से 23 में वो आपने सीधा कहे तो भुना लिया। अब 2023 के लिए क्या एक होने वाला है जो आप घोषणा पत्र में शामिल कर सकते हैं? अभी छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में इतनी अपार संभावना है। चाहे कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे उसमें काम करने का आवश्यकता है। लघु उपज का है, उसका जितना प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगाते जा रहे हैं, कितना उसको वैल्यू एडिशन हो रहा है, कितना लाभ मिला है, कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये व्यापक तौर पे करने का आवश्यकता है। सुगंधित धान हमारे छत्तीसगढ़ में होता है ना, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उसके बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं, सी मार्ट में व्यवस्था कर रहे हैं। ये चैनल बनाने की जरूरत है। पूरे देश और दुनिया के सामने ये अर्थव्यवस्था का नया मॉडल खड़ा होगा। जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि हम हर ब्लॉक में हमारा रूरल नेशनल पार्क लगेगा, हम तो हर ब्लॉक में 2-2 कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे चाहे कृषि उत्पाद है, चाहे लघु उत्पादन है, संग्रहण है, उसके साथ साथ जो समाज को जो डिमांड है उन सब के लिए, और फिर इसके साथ जो उत्पादक है और जो वितरक है, इसके बीच में कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है। तो एक नए चेन बनाने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जब काम होगा तो मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल सामने होगा। जी सर, आपके चेहरे को लेकर 2023 में कोई दो मत नहीं है कि आप ही एक चेहरा होंगे, लेकिन विधायकों को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है सर कि 71 आपके विधायक हो गए हैं। कई विधायकों की रिपोर्ट ऐसी आ रही कि वो फील्ड में काम नहीं करते, तो क्या ऐसे विधायकों को टिकट फिर से मिलेगी? मैं पहली बात तो ये है कि जो चेहरा की बात आपने घोषित कर दी। अब मुझे आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये चेहरा जो घोषित करने का काम है किसके नेतृत्व में लड़ेगा, ये हाईकमान का, पार्टी हाईकमान तय करती है। दूसरी बात जो विधायकों के परफॉर्मेंस की बात है, तो अभी तो 1.25 साल बचा है जी। कोरोना काल के कारण से निश्चित रूप से 2 साल सब लोग अपने अपने घरों में रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो। अब जब निकले हैं तो बहुत ही जगह जो पहले लगता था कि इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ सुधार, चेंजेस आया है। अभी देखते आगे और कितना सुधार होता है। जिनका परफॉर्मेंस यदि खराब है और सुधर जाता है उसको टिकट क्यों कटेगा? सर 2023 में विपक्ष में आप अपना प्रतिद्वंदी किसको देखना चाहते हैं? डॉक्टर रमन सिंह ही रहें कि कोई और रहे प्रतिद्वंदी के रूप में? अब हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही मानते हैं, क्योंकि पहले रमन सिंह थे, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको मान रहे थे। लेकिन पुरेंद्र जी आई बोले तो वो तो छोटा चेहरा भी नहीं है बोल दिए, तो वो कट गया। फिर उसके बाद अब अजय जामवाल जी आए हैं, उसके बाद अब माथुर जी आए हैं, ओम माथुर जी। अब वो लोग क्या डिसीजन करते हैं, क्योंकि वो तो रोज चेहरा बदल रहे हैं। अभी तक नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ में नहीं बदला था, पहली बार है कि नेता प्रतिपक्ष बीच में बदला है। प्रदेशाध्यक्ष तो बदलते हुए देखा ने, वो प्रदेशाध्यक्ष भी बदल दिए, नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिए। अब क्या क्या बदलेंगे और इसी 1-1.5 साल 1.25 साल में और कितना बदलाव होगा, तो कौन चेहरा रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, कौन सामने रहेगा तो वो हमारे सामने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ जी। सर केंद्र की एजेंसियों पर भी आप लगातार आरोप लगाते हैं, चुनाव भी काफी नजदीक है, तो क्या लगे जो आपने आशंका व्यक्त की है यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करने का जो तरीका है उसमें तो ये है कि जो जितनी भी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे आप देख लें, दिल्ली में करें, राजस्थान में करें, चाहे वो महाराष्ट्र में करें, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, हर जगह वो कर रहे हैं। वो दुरुपयोग तो कर रहे हैं विपक्षी लोगों को सताने के लिए जी, लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और 17 को इलेक्शन भी है, मतदान भी होंगे। सबसे पहले सवाल, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं और आपका पसंदीदा जो कैंडिडेट है वो कौन है? देखिए, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा है, एक उदयपुर जो सम्मेलन हुआ और उसमें 3 दिन तक के मंथन हुआ और सब लोग चिंतित थे कि आज देश में महंगाई के बारे में चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, और सत्ता के लालच में
अंधे होकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो, समाज को जोड़ो, जो हमारी पहचान है उसको ताकत बनाओ। और जब जब समाज जुड़ा है, देश में एकता, धार्मिक सौहार्द वातावरण बना है, तब तब देश आगे बढ़ा है। और अभी पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है। ऐसे समय में सब लोगों को हमको जुट के रहना चाहिए, तो देश फिर से उभर के सामने आ सकता है। सर कैंडिडेट कौन है आपके? दूसरा जो सवाल है कैंडिडेट कौन है, तो दो कैंडिडेट हैं, खड़गे जी हैं और हमारे शशि थरूर जी हैं। दो कैंडिडेट मैदान में हैं। अब गुप्त मतदान होना है 17 तारीख को, तो किसको वोट देना हम कैसे बताएं, हम तो मतदाता हैं। सर एक लास्ट सवाल था, ये काफी चर्चित हो रहा है, भाजपा हमेशा आप पर आरोप लगाती है और आम जनमानस भी देखता है कि आप जो है भाजपा की जो आइडियोलॉजी है उसको सीधा सीधा कह रहे तो कब्जा कर लिए हैं। स्वदेशी की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, शुरू से कहा हमारा तो बैल जोड़ी चुनाव चिन्ह था जी, हमारे गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था। इनका कब था? तो ये इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये हमसे चुराए हैं और कहते हैं कि हम हैं। तो सर इस स्थिति और देशभक्ति की बात करते हैं। अरे देश के लिए तो जान हम लोगों ने दी, हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल में गए, पूरे जवानी बर्बाद की जेल में। ये कब किए? ये राष्ट्रभक्त कहां से हो गए भाई? उस समय तो अंग्रेजों के साथ थे और हमारे नेताओं के खिलाफ मुखबिरी करते थे। तो ये राष्ट्रभक्ति हमसे सिखाएंगे? ठीक है, आपने कहा कि इनको आइडियोलॉजी नहीं है, ये आपसे कॉपी किए हैं, तो अब 2023 में फिर इनके पास क्या मुद्दे रहेंगे? जब आपने सारे काम कर दिए हैं तो फिर इनके पास तो कोई मुद्दे ही नहीं बचे। नहीं इनके पास, ये तो वैसे ही घूम रहे हैं। इसलिए कब कोशिश करते हैं कहीं कहीं, कभी धर्मांतरण का तो कभी और कुछ का। अभी आदिवासी का मामला, आरक्षण 2005 से भारत सरकार का आदेश था, 12 तक के दबाए रखे थे, वो आदेश ही नहीं कर रहे थे, और आज आरक्षण के बारे में वो बात कर रहे हैं। किस मुंह से कर रहे हैं? सरकार इस पे विशेष सत्र भी बुला रही है। अभी 17 तारीख की कैबिनेट है हमारा, उसमें फिर फैसला करेंगे। फाइनली सर एक लास्ट सवाल था, 71 सीट है आपकी, 2023 में 71 से कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? हमारे लिए हमारे ही रिकॉर्ड हमारे लिए चुनौती है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी है और तोड़ना भी है। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो अभी तक 35 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने बहुत बेबाकी से जो है हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो बात वो नहीं मान रहे, लेकिन जो जनता कह रही है कि वही फेस होंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर करारा हमला बोला है। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 कवर्धा।